ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ना गौर तो सुनना मेरे प्यारे भाई, मैंने कुछ 4 केसेस रखने, ठीक है जी। अच्छा देखो, ये सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था, लेकिन ये मैंने क्लास के एंड में सॉल्व नहीं करवाया, ये आपने घर पे खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है जी। जो आपके पोर्टल है ना, उस पर इसका सोल्यूशन डल जाएगा उसी क्लास के फ़ौरन नीचे, ठीक है। तो मैं इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, उसी जैसा सवाल है ये। अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। जी मेरे बच्चे, हाँ आज कर लेना, क्योंकि मैंने लेट दिए थे काफ़ी, ठीक है ना। लेकिन ये दिमाग में रखना, मैं भी उसको पब्लिक ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, उसमें जो मैंने चौथा क्वेश्चन दिया है ना, चौथा या 5वां क्वेश्चन दिया है, वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसके अंदर दी हुई है ना, लाइव दी हुई है ना उसकी। क्या हो गया यार, 15 साल लाइव लिखी है मैंने उसके ऊपर, नहीं दी हुई। चलो उसको सही कर देते हैं, वो मुझे लगा मैंने लाइव लिखी है। किसे 20 ईयर्स की लाइव दी है मैंने उसको, लिखना भूल गया हूँ, लिख लेते हैं, सही कोई मसला नहीं। अच्छा तुमने याद दिला दिए। अच्छा जी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर 4 केसेस हमने डिस्कस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री एंड पीपी, ठीक है जी। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। देखिए इन्वेंट्री और पीपी बाय डेफिनेशन नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं, ठीक है जी। आमतौर पे इसकी कोई इन्वेंट्री की तो कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं होती है जब एक दफ़ा वो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि इन्वेंट्री रीवैल्यू भी नहीं होता। लेकिन इन्वेंट्री में आता है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आता है एनआरवी कैलकुलेट करते वक्त। और आपने फिर ये देखना है कि जो एनआरवी है वो किस करेंसी में कैलकुलेट करनी है। एनआरवी किस करेंसी में कैलकुलेट होती है, जिस करेंसी में उसकी एक्सपेक्टेड सेल्स होती है, ठीक है जी। तो सर इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 टाइप के नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं जिसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। एक हमारे पास है प्यारे भाई इन्वेंट्री, एक हमारे पास है पीपी, ठीक है जी। मैं इसके 2 केसेस बना रहा हूं सर। अक्वायर्ड इन लोकल करेंसी, ठीक है जी, या आसान कर देना अक्वायर्ड इन लोकल करेंसी एंड, इसके भी 2 केसेस बना देता हूं, डिस्पोजल इन लोकल करेंसी या डिस्पोजल इन फॉरेन करेंसी। ऐसा ये भी हो सकता है कि अक्वायर हम इसको करें किसमें, और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या करें जी, डिस्पोज इन फॉरेन करेंसी और डिस्पोजल इन लोकल करेंसी। ऐसा पीपी अक्वायर्ड इन लोकल करेंसी और अक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। खरीदा आपने लोकल करेंसी में, ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो कैश फ्लोज हैं एसेट के, कैश फ्लोज इन लोकल करेंसी या कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कैश फ्लोज इन लोकल करेंसी, कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी। सर ये आपके पास काफ़ी सारे छोटे छोटे केसेस बन जाते हैं, एक एक करके हम सबको फारिग करते हैं, ठीक है जी। ये कैश फ्लोज का क्या मतलब है सर? देखिए आपको बाज़ औक़ात एसेट को इम्पेयर करना पड़ता है, ठीक है जी। तो इम्पेयर करते हुए आपने वैल्यू न्यूज़ निकालनी पड़ती है। वैल्यू न्यूज़ किस में निकलती है, कैश फ्लोज होते हैं सर। वो कैश फ्लोज उस करेंसी में निकालने जिस करेंसी में उसकी प्रोडक्ट बिकेगी एसेट की। तो ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान में एक एसेट खरीदें और उसको बाहर बेच दें, और हमारी बाहर की वो ब्रांच में इस्तेमाल हो रहा हो, तो वहाँ उसमें जो गुड्स बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो किस में आ रहे हो, डॉलर्स में आ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है ना कि लोकल करेंसी में अक्वायर किया, कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में जो है वो। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से हमने एक एसेट खरीदा, पाकिस्तान ले आए, अब इसका वैल्यू न्यूज़ किस में निकलेगा, लोकल करेंसी में निकलेगा। तो अब आपने ये देखना है कि सर हमारे पास अल्टीमेटली जो डिस्पोजल है एसेट का या जो कैश फ्लोज हैं वो किस करेंसी में जनरेट हो रहे हैं, एनआरवी और वैल्यू न्यूज़ उसी करेंसी में निकलेगी। तो उसको कैसे कैटर करना है वो भी हम देखते हैं। बड़े एक स्टेप आगे।
वो बाज़ औक़ात करते, वो आसान बता देता हूँ। स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि अगर आपकी एक जैसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, और आपके लिए ये रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं है, जैसे आप इन्वेंट्री ख़रीद रहे हो, दिन की को 50 जगह से इन्वेंट्रीज आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन का एवरेज रेट निकालते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं, या पूरे महीने का एवरेज रेट निकालते हैं, वो ले लेते हैं, या पूरे साल का एवरेज रेट निकालते हैं, उस पर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली कोई नहीं करता ये, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं कि वो नेशनल बैंक के वेबसाइट से रेट उठाता है, उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है, ख़त्म, ठीक है जी। और सारा गेन और लॉस कैलकुलेट होता है पेमेंट के वक्त या ईयर एंड के ऊपर, क्योंकि जो पेमेंट करता है तो एक्चुअल कैश पता चल जाता है कितना है, और जो एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई होती है उस पर उसको एडजस्ट कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर करता है भाई सारा, ठीक है ना। और अब मैं किसी, अच्छा फॉरेन करेंसी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और भी, आप किसी एक ब्रोकर के पास जाएं, रेट अलग दे रहा है, दूसरे के पास जाएं, रेट अलग दे रहा है, तीसरे के पास जाएं, रेट अलग दे रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो आम तौर पे आप कभी ऑडिट भी करने जाओगे ना, तो जो एक्चुअल रेट पे सेटलमेंट हो रही होगी वो कुछ और होगा, और लोग जो रिवैल्यूशन कर रहे होंगे वो किसी और रेट पे कर रहे होंगे। वो रिवैल्यूशन वाला रेट कहाँ से आता है, वो नेशनल बैंक की वेबसाइट से उठा लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो कहते हैं यार काम चलाओ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। और ऑडिट भी किस पे चल रहा होता है, मटीरियलिटी के ऊपर। वो देखते हैं कि यार ये मटीरियल मसला है, चलो जाने दो, कोई टेंशन नहीं, पॉलिसी है कंपनी की। अच्छा यहाँ ज़रा प्यारे भाई, बड़े एक्सेप्ट देखें इस सवाल को। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, अज्यूम करें मैंने केस 1 अक्वायर्ड इन लोकल करेंसी और डिस्पोज इन लोकल करेंसी, इस पर तो IAS 21 अप्लाई नहीं होता, इस पर तो IAS 21 अप्लाई नहीं होता। क्यों, किसी जगह पे फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर आया ही नहीं। अच्छा अक्वायर्ड इन लोकल करेंसी, डिस्पोज इन फॉरेन करेंसी, इसको मैं दे रहा हूं मेरा पहला केस, ठीक है जी। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएं सर, मैंने 1 जनवरी को इन्वेंट्री खरीदी रुपयों में, इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 50,000 रुपये से, कैश क्रेडिट कितने से, 50,000। मुझे ये पूरा यकीन है कि मैं इस इन्वेंट्री को पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा तो बिकेगा किस में, ये फॉरेन करेंसी में बिकेगा, ऐसा। अच्छा जी 31 दिसंबर पे मैं आता हूँ, इस इन्वेंट्री का 1 रुपया भी नहीं बिका, ठीक है जी, 1 टका भी नहीं बिका। अच्छा इस इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू $1200 है, किधर है $1 का रेट 31 दिसंबर को सर मेरे पास 40 रुपये। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसकी NRV कितनी बैठेगी, तो 48,000 क्या नज़र आ रहा है। 50,000 की इन्वेंट्री ख़रीदी थी, आज बेचूँ तो कितने रुपये टर्म में मिले, 48,000। तो इसका मतलब है सर मेरे पास क्या है, 2,000 रुपये का NRV लॉस है। तो बताओ मैं क्या एंट्री पास करूँगा, NRV लॉस डेबिट कितने से, 2,000 रुपये से। अच्छा व्हाट इफ़ कि आपको एग्जामिनर ये कहे कि अगर ये इन्वेंट्री लोकली अवेलेबल होती तो इसकी NRV 52,000 होती, अब बताओ क्या करें, नहीं लेते। क्यों, क्योंकि आपने इसको जहाँ बेचना है ना सर, आप NRV उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर कैमरा है जी इम्पेयर्ड है, लेकिन अगर ये स्विट्ज़रलैंड में यूज़ हो रहा था तो इम्पेयर्ड नहीं होता, तो भाई यूज़ तो स्विट्ज़रलैंड में नहीं हो रहा ना, ये तो यहीं हो रहा है। तो इन्वेंट्री आपने जहाँ बेचनी है ना, NRV उस मार्केट से उठानी है आप, ठीक है जी। यहाँ आपने मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट नहीं देखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी एक बहुत ही ख़तरनाक बात, व्हाट इफ कि कंपनी इस चीज़ पे कादिर हो कि वो इसको किसी भी मार्केट में बेच सकती है, फिर तो आप वो लेना सर जिसकी NRV ज़्यादा है, ठीक है जी, फिर आप वो लीजिएगा जिसकी NRV ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको कहे कि जी ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है अमेरिका बिकने के लिए, या ये इसने जाना ही वहाँ पर है, हमारी हिसाब किताब ऐसा है कि हम उसको लोकली नहीं बेचते, तो लोकली अवेलेबल NRV मेरे लिए रिडंडेंट हो जाएगी, फिर वो किसी काम की नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब इस पर उठता है एक सवाल, जो हमारा फ्रेमवर्क, में बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, वो ज़रा गौर सुनना। हमारा फ्रेमवर्क कहता है कि इंटेंशन ऑफ द कंपनी लार्जली मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको कान खोल के सुनना, इंटेंशन ऑफ द कंपनी लार्जली अकाउंटिंग की डिटर्मिनेंट नहीं होनी चाहिए। यानी हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पिक करें, अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट पिक करें, रादर देन के कंपनी के इंटेंशन पे, ठीक है जी। फिर उसकी एक्सेप्शन आती है कि अनलेस
कि हमारे पास इंटेंशन के अलावा और कोई रीज़न ही ना हो अकाउंटिंग करने का। अब मुझे एक बात बताएं, एनआरवी डिटरमिन किस चीज़ से होगी? कि आपने उसको बेचना कहाँ है? बेचना कहाँ है तो इंटेंशन किसकी आ गई? हमारी आ गई इंटेंशन। ऐसे ही है ना सर, जब हमारी इंटेंशन आ गई तो स्टैंडर्ड तो कहता है जी इंटेंशन बेसिस नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग की। फिर लेकिन स्टैंडर्ड ने क्या कहा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। अभी आप लोग IFRS 9 पढ़ेंगे, उसमें आप कहते हो जी मैं एक इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, मेरा इरादा है कि मैं इसको बेचूंगा, ठीक है जी, मैं जल्दी बेच दूंगा, मैं ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ, तो आपकी क्लासिफिकेशन ही अलग हो गई। आप कहते हो जी मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं ले रहा, मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा, ये क्या आपकी इंटेंशन। और इंटेंशन किस चीज़ को डिटरमिन कर रही है? अकाउंटिंग को डिटरमिन कर रही है, ऐसा। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया जब आपकी इंटेंशन अकाउंटिंग को डिटरमिन कर रही हो तो आप इसको थोड़ा सा इंश्योर कर लें कि आप इसको किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकें। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं ऑडिट करने गया, मुझे नज़र आया जी एक कंपनी ने शेयर खरीदे और कंपनी कह रही है मैं इसको जल्दी बेच दूंगी। क्या कर दूंगी? जल्दी बेच दूंगी। और दूसरी तरफ एक कंपनी कहती है कि जी मैं इसको देर से बेचूंगी। तो दोनों पॉलिसीज में फ़र्क है, दोनों की अकाउंटिंग ही अलग है। तो बताओ मैं एज एन ऑडिटर जाके कैसे वेरीफाई करूं कि इसकी इंटेंशन क्या है? कंपनी में ये काम करता कौन है खरीद बेच का? फंड मैनेजर करता है। कौन करता है? अब आप फंड मैनेजर को तनख्वाह देते हो, तनख्वाह देने के साथ साथ आप उसको कह रहे हो कि जी जो कैपिटल गेन होगा ना उसका 2% भी तुम्हारा। इसका मतलब उसको आपने किस काम पे लगाया हुआ है? बेचने के काम के ऊपर। और अगर आप उसको कहते हो कि जी डिविडेंड इनकम का X% तुम्हारा, तो इसका मतलब तुमने उसको किस काम पे लगाया हुआ है? तुमने उसको इस काम पे लगाया कि यार ऐसे सिक्योरिटीज़ मार्केट से पिक करो जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो इसका मतलब है आपको बेचने का इरादा जल्दी। इस केस में जब आप एनआरवी डिटरमिन करने जाते हो ना, तो वो कहता है जी आपकी इंटेंशन डिटरमिन करेगी एनआरवी क्या है, लेकिन वो इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। जस्टिफाई कैसे होगी? सर मेरी जो इन्वेंट्री है वो मैं जिस कस्टमर के लिए बनाई है ख़रीदी है वो है ही पाकिस्तान से बाहर, ठीक है जी। अच्छा सर मैं उसको नाराज़ ही नहीं कर सकता। अब ये चीज़ें क्या हैं जिससे जस्टिफाई क्या हो रहा है? तो ये याद रखना पेपर में, ये पेपर के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपको बताएगा कि आपने कहाँ बेचना है। खामोश रहा एग्जामिनर 2 मार्केट्स का आपको दे दे एनआरवी, तो फिर आप हाईएस्ट को ले लें, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखना जब प्रैक्टिकली काम करने जाओगे, ऑडिट करने जाओगे, तो आपने हालात देख के डिसीजन लेना है कि जी ये वाकई जस्टिफाइबल है या नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कंपनी की इंटेंशन बेसिस बन रही है अकाउंटिंग की, तो सर हम उस बेसिस को एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि इंटेंशन सही है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जाते हो एक बंदे के पास, वो आटा बेचता है, आपने कहा जी आपका आटा ख़राब हो चुका है, इसके एनआरवी कम है या आटे की वैल्यू गिर गई। उसने कहा सर कौन आटा बेचेगा, हम तो रोटी बना के बेचेंगे। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने भी आज तक रोटी बेची है, तंदूर गए रोटी का, तो इसका मतलब है उसकी इंटेंशन जस्टिफाई नहीं हो रही है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं लॉस बुक करूं, एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, डन हो गया, ये केस हमने देख लिया। अब बताओ ये ख़रीदा हमने लोकल करेंसी में, बेच किस में रहा है? फॉरेन करेंसी में। कर लोगे? फॉरेन करेंसी में बेचोगे तो एनआरवी डिटरमिन करने के लिए जो ये रेट लोगे, ये 40 रुपये का, ये किस डेट का रेट है? ये 31 डेट। इसका मतलब ये कि इन्वेंट्री में फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट अब भी है, दो ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। क्यों इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भाई? क्योंकि सर हमने इसको बेचना फॉरेन करेंसी में और ईयर एंड के ऊपर एनआरवी डिटरमिन करने के लिए मुझे इसकी फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में लेनी पड़ेगी, और जब फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में लूंगा तो एनआरवी डिटरमिन करने के लिए रेट भी मुझे साल के शुरू वाला नहीं लेना है, बल्कि जिस डेट पे एनआरवी डिटरमिन हुई है उसी डेट का रेट लेना है आपने। पक्का? अच्छा जी, हाँ, इसका मतलब है उसका पास में काम रहा होगा ना, ठीक है जी। जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि आप, दो चीज़ें सबसे मुश्किल होती हैं कि मैनेजमेंट की इंटेंशन कैसे वेरीफाई होगी, ये चेक कर लेते हैं, और दूसरा सबसे मुश्किल काम पूरी दुनिया में ये कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ कैसे पकड़ें। एक लायबिलिटी है वो मैनेजमेंट दिखाना ही नहीं चाह रही है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो आसान भाषा में बात करें, इंटेंशन जब भी आएगी कहानी में, हम क्या करेंगे? जस्टिफिकेशन ले लेंगे इसकी, कोई ना कोई तरीका। अब आप ऑडिट के अंदर एक चीज़ पढ़ोगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट क्या देती है? अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे भाई, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ कि हम इन्वेंट्री को अक्वायर करें फॉरेन करेंसी में, फिर
तो डे 1 पे हम फॉरेन करेंसी पे जो डे 1 का रेट होगा उस पर रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा। चले सर, अब मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनना सर प्लीज़, बोर्ड पे लिखना, केस 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। मुझे बताएं सर, मेरे पास इन्वेंट्री मैंने ख़रीदी, मैंने डेबिट किया, मैंने इन्वेंट्री ख़रीदी $200 की और $1 ₹50 का है, क्या आ गया जी? 10,000 मैंने कैश पे कर दिया, कितने से? साल का एंड आया, मैंने कहा ये इन्वेंट्री मैंने बेचनी है। अच्छा, बेचनी भी किस में? फॉरेन करेंसी में। खरीदी भी फॉरेन करेंसी में, बेचनी भी किस में? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम एनआरवी डिटरमिन करने गए तो हमें पता चला कि एनआरवी $200 से कम होके $170 हो गई है। हाँ जी, लॉस आना चाहिए सर, लेकिन डॉलर का रेट ₹80 हो चुका है। अब क्या आएगा बताओ, कितना है? 13,000। तो इसका मतलब ये है कि सर एनआरवी लॉस है ही नहीं। तो आपने डॉलर टू डॉलर नहीं देखना है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज़ है। अब मैंने देखा जी मेरी बुक्स में इन्वेंट्री 10,000 की है, लेकिन एनआरवी कितनी है? 13,000। ये कैसे आई एनआरवी? ये किस दिन की एनआरवी है? 31 दिसंबर की। ये रेट भी किस दिन का है? 31 दिसंबर का। ऐसा, तो ये मेरी 1 जनवरी हो गई, ठीक है जी। और ये ऐसा सर, इसको कॉपी कर लें, शाबाश सर, 2 केसेस हमने देख लिए। एनआरवी लॉस की जगह, एनआरवी लॉस की जगह क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो सकता है? सवाल है। एनआरवी लॉस की जगह क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर एनआरवी लॉस एक रूटीन वो है सर, प्रॉब्लम है कि एनआरवी लॉस आता ही आता है सर हमेशा, तो फिर आप उसको जो है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दें। लेकिन अगर एनआरवी लॉस कोई ऐसा इवेंट है जो यूनिक है, मतलब पहले नहीं होता था, ठीक है जी, तो फिर आप उसको एनआरवी लॉस पीएनएल में अलग से डाल देना, ठीक है। नहीं अलग, भैया मैं ये बता रहा था कि एनआरवी लॉस अगर रूटीन लॉस है, यूजुअल लॉस है, तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल सकते हो। लेकिन एनआरवी लॉस अगर रूटीन लॉस नहीं है तो आप उसको क्या करोगे? फिर उसको क्या करोगे सर आप उसको सर फिर अलग से प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सुनो, मेरे लिए रेलेवेंट केस था जब डिस्पोजल किस में हो रही है? फॉरेन करेंसी में हो रही है, पक्का? अब बताएं जी, मैंने एक्वायर किया और डिस्पोज भी फॉरेन करेंसी में कर दिया। अब मेरा सवाल है सर, मैं एक्वायर कर रहा हूँ फॉरेन करेंसी में, मैंने डिस्पोज किस में करना है? अब बताएं, इसमें मेरी फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होगी ईयर एंड पे आके? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अगर अल्टीमेटली इसको बेचना पाकिस्तान में ही है तो फॉरेन करेंसी के रेट चेंज होने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ता है? इन 3-4 केसेस को जब आपने देखा तो कहाँ फ़र्क पड़ रहा था सर? जब मेरे पास डिस्पोजल फॉरेन करेंसी में हो रहा है। अब बताएं, अगर मैं इसको केस 3 का नाम दे दूँ, गौर से देखना मेरे प्यारे भाई, मैं कहूँ जी मैंने इन्वेंट्री ख़रीदी 1 जनवरी को, इन्वेंट्री डेबिट सर $500 और $1 अज्यूम कर लेते हैं ₹80 का है, तो और ऐसा सर ये हमने ख़रीदा पाकिस्तान के बाहर से, जब लेकर आ गए तो 31 दिसंबर को इसकी एनआरवी मिसाल के तौर पर ₹37,600 है। लेकिन यूएस डॉलर का रेट ₹95 हो चुका है पर डॉलर। तो फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं सर। अब बताओ, मुझे एनआरवी लॉस बुक करना चाहिए? हाँ सर। क्यों? क्योंकि आपने अल्टीमेटली इस एसेट को क्या करना है? बेचना कहाँ पर है सर? पाकिस्तान में बेचना है, ऐसा। तो बताएं मैं एंट्री क्या पास करूँ? एनआरवी लॉस डेबिट, और ये एनआरवी लॉस पीएनएल में भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। कितना? 2400। और पेबल होता तो फिर एक मॉनेटरी आइटम बन जाता ना वो, फिर आप उसकी जब तक सेटलमेंट नहीं हुई डॉलर्स में तो आप उसको लेके चल रहे थे, पक्का जी। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, गौर सुनना, अगर एग्ज़ाम में आपकी एनआरवी का हिसाब किताब आए फॉरेन करेंसी में तो ही IAS 21 आपके पास इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। अगर आपने बेचना ही उसको लोकल है, भले आपने कहीं से ख़रीदा हो, फिर IAS 21 की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, ऐसा। ये कॉपी करना है तो कर ले सर।
केस 2 की ट्रीटमेंट दोबारा बता दें। केस 2 की ट्रीटमेंट हमने ये देखा कि इन्वेंट्री हमने ख़रीदी पाकिस्तान के बाहर से और उसको बेचना भी पाकिस्तान के बाहर है, तो वो डॉलर टर्म में तो नीचे आ गई, ठीक है, 200 से 170 पे चली गई, लेकिन सर करेंसी का रेट ऐसा बढ़ गया कि हमारी एनआरवी अब भी कॉस्ट से ऊपर है, तो हमने कोई एनआरवी लॉस बुक नहीं किया। बड़े आगे मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। हमने ख़त्म करना है स्क्वायर, और इसके बाद फिर हमने जो है ना वो 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखना है, जिसमें मैं हर एक में 4-4 5-5 ट्रांजैक्शंस डाल दूंगा। वो 2 क्वेश्चन ही IAS 21 के रिवीजन के लिए बहुत होंगे, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त। इसके बाद हम शुरू करेंगे लीज़, और वो चलेगा हमारा थोड़ा सा, ठीक है। ख़ास तौर पे जो लीज़ में लास्ट अटेम्प्ट की जिस तरह सवाल आया ना, तो उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हमने कवर करना है अच्छे से। बड़े आगे हम नहीं, अभी इसके बाद रिवैल्यूशन देखना है हमने। IAS 21 में रिवैल्यूशन देखना है, और ये जो एरिया है ना, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में देखूंगा। PPE वाला, इसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन पे भी एक सवाल देखूंगा कि फॉरेन करेंसी में इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तैयार हो मेरे बच्चों? अच्छा, अब बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ दो और बोर्ड पे फोकस करो। बड़े आगे। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ PPE के बारे में, ठीक है जी। ऊपर वाले केसेस करवाने से पहले एक छोटी सी चीज़ पढ़ा देता हूँ, फिर ऊपर वाले केस मुझे समझाना आसान हो जाएंगे। अज्यूम करें एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख रुपए है, रुपए, ठीक है जी, रुपया, PKR ऐसा। इसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। मसला यह है कि ये चल रहा है पाकिस्तान से बाहर। अगर पाकिस्तान से बाहर चल रहा है तो इसकी हमने वैल्यू न्यूज़ निकालनी है। सर हमने इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन की, तो वो निकली जनाब हमारे पास $4000। कितनी निकली? ये फेयर वैल्यू किस दिन की है? ये केस ऊपर के चारों केस जो आपने पढ़े ना, हमने इफेक्टिवली एक केस को तो रूल आउट कर दिया ना कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट IAS 21 से रिलेटेड नहीं है। बाकी तीनों केस हमने केस 1, केस 2 और केस 3 इन्वेंट्री के देखे, ठीक है जी। अच्छा सर, हमारे पास वैल्यू इन यूज़ के लिए कुछ कैश फ्लोज हैं, गौर सुनना। 3 साल है, गौर सुनना मेरे बच्चों। कैश फ्लोज हैं इसके 2000 और 500। ये क्या है जी? US डॉलर्स, ठीक है। ये इसके कैश फ्लोज हैं इस एसेट के, जो हमें मिलेंगे कब? अगले 3 सालों में, ठीक है जी। एग्जामिनर कह रहा है जी एक्सचेंज रेट्स आज, विच इज ईयर 0, आज का एक्सचेंज रेट है 40 रुपए पर US डॉलर। ऐसा सर 4000 को 40 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? नहीं, बल्कि इसको काम करो, 1,60,000 आ रहा है। अच्छा, इसको कर दो जी 1 मिलियन, ठीक है जी। बोर्ड पे देखिएगा, $1 का रेट है 220 रुपये, ठीक है जी। किस दिन? आज। ईयर 0 का मतलब है आज का मतलब है सर जिस दिन हम ये इम्पेयरमेंट की एवेल्यूशन कर रहे हैं, 220 रुपये पर डॉलर। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रेट्स। ये कौन सा रेट है? एक्चुअल रेट है। एक्सपेक्टेड है कि हमारा डॉलर 250 सर हमारा डॉलर 260 और हमारा डॉलर 275 रुपए का ट्रेड हो रहा होगा। ये तीनों हमारे पास कौन से रेट्स हैं? एक्सपेक्टेड रेट्स हैं, ऐसा। एग्जामिनर कह रहे हैं जी हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है वो है 10%। मेरा सवाल है सर, इम्पेयरमेंट हमने बचपन में कैलकुलेट की थी। इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको
दो वैल्यूज चाहिए कैरिंग अमाउंट के अलावा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो आपके पास मौजूद है। वैल्यू इन यूज के लिए आप क्या करते हो, कैश फ्लोज की क्या निकाल दो। मैं आपको दावत दूंगा, मुझे इम्पेयरमेंट निकाल के दो इसमें, शाबाश। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इम्पेयरमेंट कैसे निकालते, शाबाश। अमेजिंग यार। प्लीज़ मेरे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सबसे पहले मैं कैरिंग अमाउंट रख रहा हूँ कितने की सर, 1 मिलियन रुपए की। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, मैं इसके बराबर में रखूंगा रिकवरेबल अमाउंट जब वो कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट के लिए मेरे पास दो तरीके, दो वैल्यूज है। एक फेयर वैल्यू लेस कितना, $4000। ऐसा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। आज का रेट क्या है डॉलर का, 220। तो बताएं सर ये कितना आ रहा है, 8,80,000। इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज के लिए मुझे चाहिए फॉरेन करेंसी में कैश फ्लोज ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। मुझे बताएं कैश फ्लोज हैं क्या, 2000। और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, कितना, 1653। क्या आ रहा है टोटल, 3846 यूएस डॉलर्स। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग इन दोनों यूएस डॉलर्स को ही कंपेयर करके क्या निकाल लेते हैं, रिकवरेबल अमाउंट, और फिर आगे उसको अल्टीमेटली सर आज के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप भले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 220 के रेट से। क्या आ रहा है, कुछ भी है, मट्टी पाओ। हमारे पास हायर अमाउंट कौन सा है इसमें से, 880। तो मुझे बताएं एसेट इम्पेयर्ड है कितने का, ऐसा। अब बताएं जी, क्या हम एक्सपेक्टेड रेट्स लेंगे इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए, नहीं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कुछ टाइम पहले उसने FAR 2 में IAS 8 का क्वेश्चन डाल के पूछ दिया। कुछ का मतलब है लास्ट अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट पीछे। तो ये याद रखना, जो FAR 1 में चीज़ें पढ़ी है ना, वो वक्तन फ़वक्तन मैं याद दिलाता रहूँगा, ठीक है जी। ताकि क्योंकि उसने लिखा हुआ ये कि मैं पिछले मॉड्यूल की कोई भी चीज़ पूछ सकता हूँ, ठीक है जी। तो IAS 23 अक्सर पूछता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अक्सर पूछता है, ये सारी चीज़ें वो कंसोलिडेशन में पूछ रहा होता है। तो साथ साथ मैं जो है वो जिस जगह पे मुझे रेलेवेंट लगेगा मैं कराता जाऊँगा, ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर कैश फ्लोज को करंट रेट से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने फ्यूचर कैश फ्लोज को पहले करंट कैश फ्लोज में कन्वर्ट किया, आज की टर्म्स में लेके आए, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया आज के रेट से, ठीक है ना। ये गलत होता अगर तुम क्या करते, फ्यूचरिस्टिक रेट ले लेते, ठीक है जी। उससे ना डिस्काउंटिंग का इम्पैक्ट, टेक्निकल बात करूं, नलिफाई हो जाता, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट की वजह से फॉरेन करेंसी का रेट चेंज होता है, ठीक है ना। उससे फॉरेन करेंसी बढ़ जाते, कैश फ्लो बढ़ जाता है, उसी को आप डिस्काउंट करके दोबारा वहीं ला के खड़ा कर देते, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली जो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग होता ना, तो नेट हो जाता उसका इम्पैक्ट। ये याद रखना भाई, पाकिस्तान में करेंसी गिरती क्यों है, पाकिस्तानी रुपया ख़राब क्यों होता है, ये हमने MFA में पढ़ना है। एक चीज़ हम पढ़ेंगे, आर्बिट्राज गेन। देखो होता क्या, मैं सुनो, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 22%, USA में चल रहा है 4%। तो दुनिया भर के पागल के बच्चे डॉलर रुपयों में कन्वर्ट करा के इधर 22% पे डाल दें, हैं? अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं करते अमेरिकन ये, अमेरिकन तो आए धड़ा में डॉलर दे, बोले रुपयों में कन्वर्ट करके डाल दो अपने बैंकों में, और साल बाद सर वो क्या करें, कन्वर्ट करके डॉलर में वापस ले जाए। जब वो साल बाद कन्वर्ट करने आएगा ना, तो डॉलर की इतनी पिटाई हो चुकी होगी, मतलब रुपयों की, कि जब वो आया था तो $1,00,000 लेकर आया था इस एंटिसिपेशन में कि 22% कमा के जाएगा। जब वो एंड में कन्वर्ट करने का तो डॉलर ही 90,000 बने। इतना बुरा हो गया था रुपए का हाल। तो जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वो करेंसी पिटती है ओवर द पीरियड, ठीक है जी।
एक्सपेक्टेड रेट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ मेरे प्यारे भाई, एक्सपेक्टेड रेट तो डिटरमिन करना एक तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है जी, बहुत ही सब्जेक्टिव है। फॉरेन करेंसी किस वजह से चेंज होती है? रेट, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से और फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई से, ठीक है जी। तो सर ये चीज़ डिटरमिन करना जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इस वजह से स्टैंडर्ड आपको कहता है कि भाई आप क्या करें, सारे फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, आज की टर्म्स में उसको ले आएं और फिर क्या करें आप, फिर आप उसको आज के रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या निकल आएगा? वैल्यू इन यूज़ निकल आए। ये याद रखना मेरे भाई, फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेट मत लेना पेपर में, ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब आए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं सर पीपी एक दफ़ा रिकॉर्ड हो गया, कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, उस पर फिर IAS 21 का कोई लेना देना है? हाँ है। कब? सर जब उससे जनरेट होने वाले कैश फ्लोज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किस में डिटरमिन हो रही होगी? फॉरेन करेंसी में। ऐसा? अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यहाँ मुखातिब हूँ। हाँ जी, एक्विजिशन इन लोकल करेंसी और कैश फ्लोज इन लोकल करेंसी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ IAS 21। मटी पाए जी? ऐसा? अगर एक्विजिशन लोकल करेंसी में और कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में आ रहे हो तो सर इस केस में हमारे लिए चौथा एग्जाम्पल बनेगा, रेलेवेंट हो जाएगी मामलात। ऐसा? मैं इस पर एक सवाल कराऊं, छोटा सा इलस्ट्रेशन कराऊं? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखें, सर मैंने लोकल करेंसी में एक मशीन खरीदी, जिस मशीन की कॉस्ट है सर 1 लाख रुपए, लोकल करेंसी, इसकी लाइफ 5 साल है। मैंने इसको डेप्रिशिएट किया होगा ईयर 1 पे, कितना जी? लाइफ 5 साल है तो 20,000 रह गया। फिर मैंने एक और साल डेप्रिशिएट किया, सर इसकी 20,000 और कट गए, कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई? ऐसा? आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आज सर $5,000 है, ठीक है जी। कितना? $5,000। आज वैल्यू इन यूज सर से $6,000 है, ठीक है। आज का फॉरेन करेंसी का रेट 92 रुपीज़ पर $US है। तो मुझे एक बात बताएं सर, क्या ये एसेट मेरे पास इम्पेयर्ड है? हाँ सर। इन दोनों में से हायर अमाउंट क्या है? $6,000 ये मैंने निकाल ली, क्या चीज़? रिकवरेबल अमाउंट। किस में? $US में। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे? ये 92 कब का रेट है? आज का रेट है, क्या आता है ये? कितना? 5 लाख। अब बताएं जी कितना? 55,000। अब बताएं जी एसेट इम्पेयर्ड है। अच्छा इसमें फॉरेन करेंसी का कितने रेट्स इन्वॉल्व है? एक ही रेट इन्वॉल्व है। किस रेट का? जिस रेट पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, बस। ना फ्यूचर का रेट हमने देखना है, ना पास का रेट हमने देखना है। जब भी आपकी वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन होगी, आज का रेट इस्तेमाल होगा, बस। अब बताएं सर मैं करूं क्या? इम्पेयर कर दूं उसको? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट सर कितने से? और सर मेरे पास एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं पीपी डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। ऐसा? बढ़ जाए बेटा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपने फॉरेन करेंसी में एक एसेट खरीदा और उसके कैश फ्लोज लोकल करेंसी में हैं, तो सिर्फ उसको डे 1 पे रिकॉर्ड करना है आपने। बाकी आपने उसकी फिर इम्पेयरमेंट कंसिडर करते हुए, कैलकुलेट करते हुए फॉरेन करेंसी को देखना ही नहीं है। तो मैं इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ठीक है जी। ये बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल है, हमें इसको एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा व्हाट इफ कि हमने एसेट फॉरेन करेंसी में खरीदा हो, फिर अब ये है थोड़ा सा ट्रिकी केस, इस पे आपने थोड़ा सा काम करना है। यहाँ देख लें सर, मैं इसको 5वां केस रख रहा हूँ आपके सामने, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। Acquired in foreign currency and
इसकी एनआरबी फॉरेन करेंसी में। मुझे एक बात बताया, मैंने एक एसेट ख़रीदा जिसकी कॉस्ट थी 2000 US डॉलर्स, ठीक है, बोर्ड पे देखना। जब मैंने ख़रीदा ना तो वो दिन था 1 जनवरी 2019। उस दिन डॉलर का रेट था ₹200 पर US डॉलर। ऐसा सर मैंने इसको डेप्रिशिएट किया ईयर 1 में यानी 2019 में, और मैंने इसको डेप्रिशिएट किया 2020 में, कंसिडरिंग कि इसकी लाइफ है 5 साल। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास सर 31 दिसंबर 2020 पे, गौर से सुनना, एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर कोई 1000 US डॉलर्स है, और मेरे पास वैल्यू इन यूज़ सर 1025 US डॉलर्स है। सर मेरे पास एक्सचेंज रेट 31 दिसंबर 2020 पे एक्सचेंज रेट ₹215 पर US डॉलर। आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो, तो बताएं मैं सबसे पहले तो एसेट को रिकॉर्ड करके वहाँ तक ले जाऊँ? अच्छा, ज़रा सा इसमें गौर से एक चीज़ नोट करना सर, मुझे बताएं डे 1 पे मैंने पीपी को रिकॉर्ड किया होगा 1 जनवरी 2019 को, एंट्री क्या पास की होगी सर? पीपी डेबिट और कितना? 2000 डॉलर्स, 2000 डॉलर्स इंटू 200 कितने? और मेरे पास से फिर प्यारे भाई 31 दिसंबर 19 पे क्या चीज़? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 5 साल की लाइफ है तो 80,000, और अलाउंस क्रेडिट कितने से? अब प्यारे बच्चों एक और साल, $80,000 है ना? अच्छा जी, 31 दिसंबर 2020 क्या करूं सर? फिर डेप्रिशिएट करूं? बेटा इसमें एक ट्रिक है, ज़रा देख लेना प्लीज़। कितने से? और मेरा सवाल है आपसे, एसेट का कैरिंग अमाउंट 2 साल के एंड में एट 31 दिसंबर 2020 इस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना रह गया? सर मेरे पास रह गया 4 लाख का खरीदा था, 80 हज़ार के डेप्रिसिएशन के बाद 2,40,000 रुपयों में। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 2000 डॉलर का एसेट खरीदा था, डॉलर टर्म्स में 2000 डॉलर्स का मैंने एसेट खरीदा, 5 साल की लाइफ हो तो $400 एक गए, 400 दूसरे गए, कितने रह गए? 1200। तो आप ये कहोगे कि जी अगर डॉलर टर्म्स में डेप्रिशिएट हो रहा होता तो उसकी $1200 वैल्यू होती, ऐसा मेरा सवाल है सर, गौर सुनना। आज का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 1000। आज का वैल्यू इन यूज़ कितना है डॉलर टर्म्स में? 1025। तो दोनों में से हायर कौन सा है? 1025। तो इस 1025 US डॉलर को मैं कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके इम्पेयरमेंट निकाल लूँ? नहीं सर, ये गलत होगा, ये गलत होगा सर, ये गलत होगा। नहीं 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 सर, देखिए याद रखिएगा, आपने सारी कैलकुलेशन डॉलर्स में करनी है, लेकिन अल्टीमेटली रिकवरेबल अमाउंट रुपीस में निकालना है और कैरिंग अमाउंट के रुपीस से कंपेयर करना है उसको, क्योंकि इम्पेयरमेंट की अमाउंट रुपीस में डिटरमिन होगी। अब बताएं सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? 215 से। याद रखना प्यारे भाई, जो आपने डे 1 पे एसेट को रिकॉर्ड कर दिया था
अब उसी रेट पे रिकॉर्ड करके आपने उसको डेप्रिशिएट करना है। और ये जो कैरिंग अमाउंट है 240, इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करोगे। अब बताएं कितना आ रहा है सर मेरे पास, ये 2,20,000। अब बताएं मैं कह सकता हूं कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 2,20,000। अब बताएं मेरे पास इम्पेयरमेंट आ रही है कोई, कितने की, 19,600। यह है मेरा जेन्युइन इम्पेयरमेंट। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपने वैल्यू न्यूज़ और फेयर वैल्यू डॉलर टर्म्स में निकालनी है। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट आपने रुपी टर्म में कैलकुलेट करनी है, और फिर आपने इस रुपी टर्म की अमाउंट को कंपेयर करना है किससे, इस कैरिंग अमाउंट से। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया ना। अच्छा, इन दोनों में से एक रुपीज़ में आ रहा है। मिसाल के तौर पर हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर बेचेंगे तो पाकिस्तान ला के बेचेंगे, तो फेयर वैल्यू किस में आ रही होगी, फिर रुपीज़ में आ रही होगी। लेकिन वैल्यू न्यूज़ पाकिस्तान के बाहर से फॉरेन करेंसी में आ रही होगी, तो पहले उसको कन्वर्ट कर देना। अल्टीमेटली जो रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी ना, दैट शुड बी इन रुपीज़ इन ऑर्डर टू मेक इट कंपेरेबल विद द कैरिंग अमाउंट। अल्लाह के वास्ते ये नहीं करना कि आप 1200 को जो आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है डॉलर टर्म्स में, इसको मल्टीप्लाई करो पहले 215 से, गलत होगा। क्यों? ये 215 आज का रेट है भाई। आपने एक दफ़ा नॉन मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद फॉरेन करेंसी में हम उसको कभी भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, एक्सचेंज लॉस को सेग्रीगेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आपको फिर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, रेट ऊपर वाला लोगे, ऐसे करो ये तुम। अच्छा यार एक बात बताओ, अब मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड की ना थीम आपके जहन में बैठ गई। मुझे बताओ सर, जब आपके पास IS-21 कब नॉन मॉनेटरी एसेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है? सर जब फॉरेन करेंसी में या तो उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी हो, या उसकी वैल्यू न्यूज़ डिटरमिन करनी हो, या उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन करनी हो, या NRV डिटरमिन करनी हो, तो सर तब आपको IS-21 याद आएगा, अदरवाइज याद करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू ग्रुप नबील बन चुका है। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको समराइज करूं, सर नॉन मॉनेटरी एसेट्स के लिए IS-21 कब एप्लीकेबल होता है? IS-21 is applicable या IS-21 is subsequently relevant if, हेलो किसको, is determined in फॉरेन करेंसी। ऐसा बड़े अपने पास हेडिंग डालेंगे जनाब, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी भाई, क्लास है किसी की या मैं पढ़ा दूं? हैं, कोई टेंशन नहीं है ना? अब्दुल रहमान कौन सी क्लास है? चालीस मिनट देने पड़ेंगे आप। अच्छा फिर जाएँ, छुट्टी करें पहले। ठीक, ओके, मैं छुट्टी कर लूँ। लंबी कहानी है, पहले पुराना रीवैल्यूएशन भी तुम लोगों को समझाना है। तुम लोगों ने कहा था रीवैल्यूएशन भी ज़रा याद दिला देना कि कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना? अच्छा जी, आज मैं फिर एक होमवर्क दूंगा, और वो होमवर्क इसी के ऊपर होगा। ठीक है, NRV के ऊपर होगा और उसके ऊपर होगा इम्पेयरमेंट के ऊपर। ठीक है, वो तुम्हारे ग्रुप पे भी मैं भेज देता हूँ आज। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी।